एक नज़र में जो है आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि विद्यालय भाषा प्रयोग की जो अवधारणा है इसमें महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं को आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण 5 बिंदु क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि विद्यालय भाषा प्रयोग में जो विद्यालय भाषा हम लोग भाषा प्रयोग कर रहे हैं वह संवाद की भाषा है, निर्देश की भाषा के रूप में प्रयोग होगा, प्रश्नोत्तर की भाषा, अभिव्यक्ति की भाषा और अधिगम की भाषा। ठीक है, ये 5 रूपों में जो है वह विद्यालय भाषा जो हम लोग प्रयोग करेंगे उसका प्रयोग होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जेटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यालय भाषा प्रयोग की दृष्टि से नागपुरी व्याकरण समझ और अभिव्यक्ति की उपयुक्त समझ। ये टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, केवल आज इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, इस टॉपिक की डिटेल एनालिसिस के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू प्रश्न भी देखेंगे, जिसमें 100 एमसीक्यू प्रश्न जो है हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का, जो कि जेटेट का सिलेबस दोनों ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों ही के लिए ये टॉपिक जो है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है जो एमसीक्यू है इससे रिलेटेड इस एमसीक्यू भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, और इस टॉपिक में जो है क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, उसको एक नज़र हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत जो है और कौन कौन सी बातें हैं। तो जिसमें हम लोग देखेंगे कि विद्यालय भाषा प्रयोग की अवधारणा क्या है, फिर भाषा और अधिगम के बीच संबंध को देखते हुए जो है नागपुरी की दृष्टि से हम इस चीज़ को समझेंगे। इसी तरह से मातृभाषा सीखना क्यों जरूरी है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे डिटेल में। ठीक है, फिर विद्यालय भाषा के रूप में नागपुरी का क्या रोल है ये देखेंगे। उसी तरह से मातृभाषा के रूप में नागपुरी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज अभी के समय में अगर देखेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो है मातृभाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, स्पेशली 1 to 5 और जरूरत पड़े तो क्लास 8 तक। ठीक है, तो मातृभाषा के रूप में नागपुरी क्या है इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग एनईपी के साथ भी हम लोग रिलेट करेंगे। वैसे ही संपर्क भाषा है ना, संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी की बात करेंगे। फिर विद्यालय भाषा में नागपुरी का क्या महत्व है, यानी डिटेल जो हम लोग इसको आज एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक को देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ जो है आज इसमें जो हम लोग एमसीक्यू प्रश्न उत्तर भी देखने वाले हैं। तो वैसे ही जेटेट 2026 जो होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। देखिए, हमारा पहला पॉइंट जो है इसमें विद्यालय भाषा प्रयोग की अवधारणा को देखेंगे। जो हमारा टॉपिक है ना, हमारा टॉपिक क्या है, विद्यालय भाषा प्रयोग की दृष्टि से नागपुरी व्याकरण समझ और अभिव्यक्ति को उपयुक्त समझ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है विद्यालय भाषा प्रयोग एवं नागपुरी भाषा प्रयोग का शैक्षिक महत्व क्या है। क्योंकि हम सारा चीज़ को हम लोग समझेंगे शैक्षिक महत्व की दृष्टि से, है ना, क्योंकि विद्यालय भाषा प्रयोग में क्या हम देखेंगे, शैक्षिक महत्व को देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक विद्यालय भाषा प्रयोग की अवधारणा। ठीक है, चलिए सबसे पॉइंट पहला आता है कि विद्यालय में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जिस भाषा के माध्यम से संचालित होती है उसे विद्यालय भाषा प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, तो विद्यालय भाषा प्रयोग होता क्या है, तो सीधा सीधा सा बात है कि विद्यालय में जो शिक्षण अधिगम, शिक्षण करने का मतलब है जो टीचर पढ़ा रहे हैं, और अधिगम जो लर्नर जो है सीख रहे हैं, ना, तो पढ़ाने और सीखने का जो प्रक्रिया है जिस भाषा में संचालित होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्यालय भाषा प्रयोग कहते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में जो है वह नॉर्मली इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग जो है शुरू से होता चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, जैसे बहुत जगह जो है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देने से, ठीक है, बच्चे जो है वह रटने लग जाते हैं, समझते कम है। क्लियर है कि नहीं। लेकिन वहीं पर क्या होगा कि क्षेत्रीय भाषा जो बच्चा अपनी मातृभाषा के तौर पे जो है अपने घर से शुरू से सीख रहा है, अगर वो उसका प्रयोग जो है होने लगे तो वह रटने के बजाय चीज़ों को समझने पर जोर करेगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि यह केवल पढ़ाने की भाषा नहीं बल्कि संवाद की भाषा है, निर्देश की भाषा है, प्रश्नोत्तर की भाषा है और अभिव्यक्ति की भाषा है। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो मातृभाषा अगर स्कूल में उसका प्रयोग होने लगे तो बच्चा जो है संवाद भी कर पाएगा। ठीक है, मतलब वह डरेगा नहीं, झिझकेगा नहीं, वो क्या करेगा, आसानी से जो है टीचर से या अपने फ्रेंड से जो है संवाद कर सकेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अपनी मातृभाषा में, जैसे अगर नागपुरी है तो नागपुरी में आराम से कर पाएगा। निर्देश की भाषा, निर्देश की भाषा मतलब जो भी टीचर जो है अगर वह निर्देश भी देते हैं अगर नागपुरी में, ठीक है, उसको वह आसानी से समझ पाएगा। क्लियर है कि नहीं है। आगे है प्रश्नोत्तर की भाषा, है ना, वो प्रश्नोत्तर भी आसानी से कर पाएगा, अपने तरीके से कर पाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभिव्यक्ति, अपने आप को वह अभिव्यक्त भी कर पाएगा, जो वह बोलना चाहता है, वो जो समझाना चाहता है। और लास्ट में ये है कि अधिगम की भी होती है ना, अधिगम की भाषा भी होती है, अर्थात ये पढ़ाने की भाषा नहीं बल्कि ये क्या है, अधिगम, यानी बच्चे जो है आसानी से जो है उसको पढ़ करके भी सीख सकते हैं, यानी सीखने के लिए जो है यह एक उपयुक्त भाषा हो जाए। सबसे बड़ा बात है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, या गवर्नमेंट इसका प्रयोग क्यों कराना चाह रही है। तो विद्यालय भाषा प्रयोग का उद्देश्य विद्यालय में पहले तो है भाषा दक्षता को बढ़ाना। अब भाषा दक्षता मतलब क्या होता है कि जो भाषा में बच्चा अपना दक्ष, जैसे वह मान लें क्षेत्रीय भाषा नागपुरी मुंडारी खोरठा जो भी है, वो भाषा में बच्चा शुरू से ही दक्ष है, मतलब शुरू से उसके बारे में उसको कोई दिक्कत नहीं, वो जानता है, समझता है उस भाषा को, तो उस बच्चा भाषा दक्षता अगर उसमें है,
ठीक है, तो वह चीज़ों को आसानी से अभिव्यक्त कर पाएगा, बोल पाएगा, समझ पाएगा। तो इसलिए विद्यार्थियों को पहला उद्देश्य है कि भाषा दक्षता उसको हासिल कराना, भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कौशल मतलब हो, ठीक है, वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। तो इस तरह से भाषा दक्षता हो गया। संचार कौशल, संचार मतलब कम्युनिकेशन स्किल, उसके पास अच्छा से वो अभिव्यक्त कर पाए चीज़ों को, कम्युनिकेशन स्किल बढ़े। चिंतन क्षमता, अच्छा ये सारा कुछ होगा तभी जाकर के वो अधिक से अधिक सोच पाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को जो है विकास करना बच्चों में, ये एक मुख्य उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखना है। तो ये बात मैंने अभी जस्ट ही बताई कि विद्यालय भाषा प्रयोग का क्या उद्देश्य है, इसको आप अच्छा से देखेंगे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विद्यालय चाहे स्कूल स्तर में नागपुरी कर अध्ययन अध्यापन गोटेक चुनौती भरल कदम है कि, ठीक है। कहकर मतलब है संगी साथी मन कि विद्यालय में नागपुरी भाषा के शुरुआत करे जो है, शुरू करे, ये बहुत आसान बात तो नहीं है, ठीक है। ये एक चुनौती भरा कदम हो सकता है, ठीक है। आगे मातृभाषा से शिक्षा कर अवधारणा आहे, उकर से जुड़ल ई भाषा भी है कि हमने जानीला कि नागपुरी पुराना काल से छोटा नागपुर कर मुख्य भाषा रहे और घर परिवार कर भाषा कर रूप में एकर विकास दिनों दिन होते चलक। मुदा राइस काइल कर बाद जब नागवंशी राजा व्यवस्था अलग, तब वो भाषा और मजबूती से चारों ओर बढ़ते गेलक। तो संगे साथी में इस पार्ट में बताया जाए है कि नागपुरी जो है वो आज का कोई भाषा नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन भाषा है, ठीक है। नागवंशियों के समय से ये चलता आ रहा है। क्लियर है, ये बात आप सभी को पता है। और ये बताया गया है इस पार्ट में कि नागपुरी जो है वही समय से चल रहा है, ठीक है। और धीरे 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 जो है वह एक तरह से हम कह सकते हैं कि नागपुरी राजकाल में उसको जो है एक तरह से राजभाषा का दर्जा मिला, ठीक है। और उसके बाद से जो है घर के एक 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 तरह हम क्या कर सकते हैं, घर घर में नहीं, घर से शुरुआत से तो हम देखते ही आ रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग जनजाति के लोग हैं, ठीक है, जो एक जनजाति के लोग नहीं बल्कि अलग अलग एक जनजाति के लोग हैं, वो भी आपस में बात करने के लिए अगर एक दूसरे का भाषा नहीं जान रहे हैं तो वह एक तरह से नागपुरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ताकि वह एक दूसरे से जो है संवाद कर सके। समझ में आ रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नागपुरी भाषा जो है सेतु का काम शुरू से ही करते आया है। तो ये केवल नागपुरी भाषी वाले क्षेत्र या जो साधारण लोग हैं केवल ये नहीं बोलते, बल्कि झारखंड में पाए जाने वाले जितने भी जनजाति हैं, जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग जो है वह नागपुरी भाषा जानते हैं अपनी भाषा के अलावा भी। चलिए इसमें हम देखते हैं कि सदान और आदिवासी संस्कृति के जोड़े वाला ये भाषा झारखंड में अनंत काल तक सेतु भाषा चाहे संपर्क भाषा का रूप में अपन व्यवहारिक रूप में आगे बढ़ाते चल रहे। तो यही बात को हम बता रहे हैं कि सदान ही केवल नहीं, सदान और आदिवासियों के बीच में भी जो है एक सेतु का काम किया। सेतु मतलब दोनों को आपस में जोड़ने का काम, ठीक है। आदिवासी लोग जो है वो अपना भाषा तो समझते थे, लेकिन वह और भाषा दूसरा जनजातियों का भाषा नहीं समझते। जैसे हो सकता है मुंडारी ना समझ रहे हो, संथाली नहीं समझ रहा है, ऐसे केस में आपस में बात करने के लिए जो है बहुत जगह जो है लोग नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसी को हम लोग संपर्क भाषा या हम लोग क्या कह सकते हैं, सेतु भाषा कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी भाषा नामक व्याकरण जो उनका है उस किताब में ये बोले हैं कि ये भाषा लिंगुआ फ्रैंका रूप में हमारे भाषा कर विशेष रूप से जानल जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है, नागपुरी भाषा को जो है लिंगुआ फ्रैंका कहा है। किसने? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। और लिंगुआ फ्रैंका का मतलब वही हुआ संपर्क भाषा ही, ठीक है। चलिए आगे अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी नामक जो विद्वान है ना, उन्होंने नागपुरी भाषा उद्गम एवं विकास जो किताब है इसमें साफ साफ उद्धृत करके कही है कि नागपुरी भाषा संपर्क भाषा के रूप में अपन लोकप्रियता कायम की है, ठीक है। जेने बाहरी समुदाय छोटा नागपुर में और वो नागपुरी के रोजमर्रा का सरोकार से जुटे लग, ठीक है। तो संपर्क भाषा बोलने का मतलब जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट है, केवल एक नहीं। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद जी ने भी जो है इस चीज़ को एक तरह से पॉइंट आउट किया है कि नागपुरी भाषा जो है झारखंड में एक संपर्क भाषा भी है, ठीक है। नागपुरी जो है संपर्क भाषा भी है। और संपर्क भाषा कहने का मतलब है जितने भी प्रकार के अधिकतर जो जनजातियां हैं या जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, वे आपस में एक दूसरे को बात करने के लिए जो है वो नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यह केवल बोलने की बात नहीं है, ठीक है। आप प्राचीन समय से ईसाई मिशनरियों को देखिए ना, है ना, अंग्रेजों ने जो है वह जो अंग्रेजी पादरी जो थे वे क्या कहते हैं, ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो है नागपुरी को जो है उन्होंने चुना, ठीक है। और नागपुरी के माध्यम से जो है एक एक लोगों को जो है अपने बात को बता पाए। क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग जनजाति का भाषा सीखना काफी मुश्किल था, ठीक है, लेकिन नागपुरी से जो है हर लोग परिचित थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस चीज को आप समझिएगा। आगे झारखंड में नागपुरी का महत्व यह बात से चल जाएगा कि झारखंड सरकार जे कल्याणकारी नीति मन चलेला उ सब कर लोभ लुभावन स्लोगन या नागपुरी
भाषा में ही चलेला ये सारा कुछ। कोनो भी सरकारी कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन कर भाषा नागपुरीय भाषा में होएला। जैसे मनरेगा हो गया, स्कूली शिक्षा स्वच्छता कार्यक्रम या स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम या अंधविश्वास के खत्म करे के लिए आवाज निकला है, या नुक्कड़ नाटक मन है। तो ये सब चीज़ जो है रोरे में देखा कि अधिकतर कोशिश है कि झारखंड सरकार जो है ओके नागपुरी में बताए कर कोशिश करेला, ताकि अधिक से अधिक आदमी मन ओके समझ पावे। ठीक है, तो इकर से ही रोरे समझ सकेला कि जब सरकार जो है जो भी कल्याणकारी नीति मन है, ठीक है, ओकर स्लोगन या ओकर कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम या कोई सामाजिक रूप से कोई कार्यक्रम चलाल जाते उस सब में जो है नागपुरी भाषा का प्रयोग करल जाते है। तो इकर मतलब रोरे समझ सकेला कि झारखंड में नागपुरी का महत्व है। अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है नागपुरी के बारे में थोड़ा सा समझ रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर ये सब बात हम लोग पहले भी टॉपिक में देख चुके हैं। ठीक है, देखिए नागपुरी भाषा को जो हम लोग अभी रिलेट करने वाले हैं, ठीक है, हमारे जो विद्यालय भाषा प्रयोग है उसके दृष्टि से। ठीक है, अब सारी चीज़ों को भी हम एक एक करके रिलेट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लिखे, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, क्यों है ना, जरूरी है जानना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए सबको जो है कनेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए सन 1947 में प्रकाशित होए वाला जो आदिवासी पत्रिका है ना है, तो ये बात कर मुख्य उदाहरण है कि जेकर प्रकाशन नागपुरी में होते रहे। ठीक है, जो आदिवासी पत्रिका है वो भी 1947 में जब प्रकाशित जो हुआ तो वो भी नागपुरी में हो रहा था। ठीक है, तो आप समझिए इसका इंपॉर्टेंस समझिए। ठीक है, तो बिहार सरकार कर मार्फत से ये पत्रिका सरकारी सूचना और जनसंपर्क अभियान से ये तेज करे ले गोटेक सार्थक अभियान चलाया जा रहे हैं। तो सरकार भी ऐसा क्यों सोच रही है कि नागपुरी में जो है इसको प्रकाशित किया जाए चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अधिकतर लोगों तक अगर पहुंच बनाना है ना, जन जन तक अगर उसको समझाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है नागपुरी भाषा एक बेस्ट तरीका है जहाँ पे लोग इस चीज़ों को, हर गाँव देहात के लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी सुन के भी समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आदिवासी नाम से छपे वाला नागपुरी पत्रिका छोटा नागपुर में भाषाई जागरूकता लाने का एक ठोस कदम होलक। ठीक है, इतना ही नहीं, सन 1957 में आकाशवाणी रांची का शुरुआत हुआ। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का दृष्टि भी जरूरत है, सब जो आपस में कनेक्ट करते चलो है ना। तो सन 1957 ईस्वी में आकाशवाणी रांची का शुरुआत और इकर में नागपुरी भाषा का कार्यक्रम मनक प्रसारण हो एक ई भाषा विकास कर मजबूत न्यों रखलक। ठीक है, तो 1957 में आकाशवाणी रांची का शुरुआत भी होता है और उसमें जो है जो भी कार्यक्रम वगैरह होता है, जो प्रसार होता है, उसमें जो है नागपुरी भाषा का प्रयोग हुआ। तो एक प्रकार से ये दिखाता है कि इसकी मजबूती का न्यों जो है वहीं पर शुरू हुआ और वहाँ से जो है नागपुरी भाषा का और भी ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा और एक तरह से मजबूती पकड़ने लगा इसको। ठीक है, आगे है नागपुरी लोकगीत है, लोक संगीत है, रेडियो नाटक है, नागपुरी वार्ता जो है, नागपुरी वार्ता मतलब नागपुरी में जो होता है ना रेडियो के माध्यम से भी जो है आपस में जो है बात होता है। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया और साहित्यिक प्रस्तुति कर माध्यम से नागपुरी भाषा के जन जन तक पहुंचाए काम होलक। ठीक है, इकर परिणाम स्वरूप नागपुरी भाषा का प्रचार प्रसार तेज गति से बढ़ल और एक साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व और मजबूत होते गिलक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के शॉर्ट में ही चीज़ के समझाने की रेडियो के माध्यम से भी जो है, शुरू में तो रेडियो है चलते रहे, कोई टेलीविजन और ये ज़्यादा रहे नहीं लोगों तक। ठीक है, तो उस समय जो है जब 1957 के समय से ही जो है जितने भी प्रकार का था, चाहे तो नागपुरी लोकगीत है, लोक संगीत है, रेडियो नाटक है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ठीक है, या फिर साहित्य रूप में कुछ चीज़ छापना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो है नागपुरी भाषा का प्रयोग होता आया। ठीक है, तो वही समय से जो है नागपुरी भाषा एक अपने एक महत्वपूर्ण स्थान रखता चला आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग देखे हम लोग नागपुरी भाषा का भाषाई महत्व क्या है। पहले ही हम लोग टॉपिक देख चुके, ये भाषाई महत्व को देख रहे थे वहाँ पर। ठीक है, अब है भाषा और अधिगम। ठीक है, कि लैंग्वेज और लर्निंग के बीच में जो क्या संबंध है उसको नागपुरी के दृष्टि से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भाषा सीखने का साधन भी है और सीखने का माध्यम भी। ठीक है, पहले तो कि भाषा जो है लोग सीखते भी हैं और भाषा सीख लेते हैं तो उसके माध्यम से बहुत सारा कुछ और भी वह सीखते हैं। तो वह एक भाषा माध्यम हो गया जिसके माध्यम से बहुत सारा चीज़ अलग से वो सीख पाते हैं। समझ में आया? और एक तो लोगों को भाषा शुरुआत से सीखना भी पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है भाषा सीखने का साधन भी है और सीखने का माध्यम भी है। ठीक है, बालक सबसे पहले अपने परिवेश की भाषा सीखता है, अपने अगल बगल, अपना घर में, है ना, इन सारी चीज़ों को वह सीखता है। तो वहाँ से सबसे पहले वह स्टार्ट करता है और उसी भाषा के माध्यम से वह संसार को बाद में समझने लगता है। समझ में आया कि नहीं है? तो पहले बच्चा जो है अपने परिवेश में जो भाषा सीखता है तो हम कह सकते हैं वह भाषा सीखने का साधन हुआ सबसे पहला तो, और जब वह सीख लिया तो उसके माध्यम से वह पूरे संसार को समझता है। ठीक है, इसी कारण से ध्यान समझिएगा, इसी कारण से आधुनिक जो शिक्षा मनोविज्ञान तथा नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें मातृभाषा आधारित शिक्षा पर जो है विशेष रूप से बल दिया गया है। ठीक है,
आगे है मातृभाषा सीखना क्यों जरूरी है। ठीक है, अगर आपको जो है इस तरह से ऑप्शन में दिया जाएगा कि मातृभाषा सीखना क्यों जरूरी है, तो पहला ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है कि मातृभाषा में सीखना क्यों जरूरी है। तो पहला, अगर मातृभाषा बच्चा सीखता है चीजों को मातृभाषा में, तो अवधारणाएं जल्दी स्पष्ट होती है। मातृभाषा सीखना जरूरी वाला बात नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चा मातृभाषा सीख लिया तो स्कूल में जो है मातृभाषा का प्रयोग करके मातृभाषा से चीजों को सीखना क्यों जरूरी है, इसलिए कि मातृभाषा अगर सीखता है, ठीक है, तो उसे जो भी अवधारणाएं हैं, ठीक है, जो चीज बताया जा रहा है, जो चीज वो समझाया जा रहा है, उसको उस चीज को आसानी से क्या कर लेगा, समझ लेगा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ लेगा, कहीं उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चीजों को वह स्पष्ट तरीके से समझेगा। दूसरा बात, उसके पास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, वह आगे से जो है और भी कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएगा चीजों को। ठीक है, आगे है कक्षा में सहभागिता बढ़ती है। सहभागिता मतलब बच्चे एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। जब बच्चे सीखेंगे, आराम से अपनी बातों को रख पाएंगे, तो एक दूसरे को कॉपरेट भी करेंगे। आगे है सीखना अस्थायी होता है। सीखना अस्थायी करने का मतलब है, जब अपनी मातृभाषा में एक बार बच्चा सीख लेता है तो वह लंबे समय तक उसके दिमाग में रहता है। समझ में आया कि नहीं, एक तरह से अस्थायी हो जाता है। क्लियर है, तो इसीलिए जो है मातृभाषा में सीखना जरूरी होता है। अब मातृभाषा करने का मतलब, जिसका जो भी मातृभाषा, जिसका नागपुरी है तो नागपुरी में, जिसका मुंडारी खोटा है तो उसमें, संथाली है उसमें, जो भी मातृभाषा है, तो मातृभाषा सीखना, मातृभाषा में चीज़ों को सीखना इसीलिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे बालक है वह सबसे पहले अपने परिवेश में देख पा रहा है कि हाँ ये पेड़ है, फूल है, गाय है, तो उसको बोलेगा कि हाँ ये गछ है, ठीक है, फूल है, ठीक है, जो भी है, तो अपने अगल बगल में तो वो सीख रहा है ना, उसको वो स्कूल जाने से वो पहले ही सारा चीज़ सीख लेता है। समझ में आया कि नहीं है। अब मान लिया कि वो अगल बगल में घर में बहुत सारा कुछ सीख रहा है, ठीक है, अब उसको मान लिया गाय ही है, ठीक है, उसको डायरेक्ट जाकर उसको काऊ सिखाया जाए तो बच्चा के दिमाग में क्या असर पड़ेगा, उसको लगेगा कि पता नहीं ये क्या है, कन्फ्यूजन में फंस जाएगा। और अगर उसको लगेगा कि हम जो पहले जानते हैं फिर वो गलत है, नहीं जानते हैं, कन्फ्यूजन में रहेगा वो, फिर बच्चा स्कूल में जो बताया जाएगा फिर आगे बढ़ जाएगा, वो समझेगा नहीं। और वही चीज़ को जिस भाषा में वो सीखा है उस चीज़ को अगर उसके बारे में बताया जाए, उसी में उसी को सपोर्ट किया जाए, तो बच्चा कॉन्फिडेंट उसको ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, वो खुश होगा, ठीक है, आगे उस चीज़ों को समझने में कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो अपने अगल बगल परिवेश में वो जो जानता है, ठीक है, जिस भाषा में सीखा है, तो उस भाषा का सम्मान करना चाहिए, इसीलिए उस भाषा से बच्चे को सिखाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मातृभाषा से मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य जो है तैयार होगा। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए जो हमें ये कार्य करना है। अब जैसा हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर है कि विद्यालयी भाषा के रूप में नागपुरी, है ना, विद्यालयी भाषा के रूप में नागपुरी। तो नागपुरी झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा, ये तो आप जानते हैं। यह केवल सदान समुदाय की भाषा नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न समुदायों के बीच संचार का प्रभावी माध्यम है। ठीक है, ये बात भी हम लोग देख चुके हैं, अब जानते हैं। नागपुरी का प्रयोग व्यापक रूप से इन जगहों पर होता है, जैसे आपको पता है घर में होता है, बाजार में, सामाजिक कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक आयोजनों में, विद्यालयों में। ठीक है, तो इसी कारण से अगर हम कंक्लूजन में देखें कि विद्यालयी शिक्षा में नागपुरी भाषा का उपयोग विद्यार्थियों के लिए जो है स्वाभाविक, सहज एवं अधिगम का वातावरण निर्मित करने के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर अधिकतर जगह में नागपुरी प्रयोग हो रहा है, तो अगर विद्यालय में भी नागपुरी का भाषा प्रयोग करते हैं तो इसमें बच्चा जो है अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस करेगा, है ना, वो आसानी से चीज़ों को सीख पाएगा। क्लियर है, वातावरण जो है उसको अच्छा मिलेगा, घर भी और बाहर भी, तो वह आसानी से चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है, फिर उसमें जो है वो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि अधिकतर लोग जो है इस भाषा के चंगुल में फंस करके जो है कि बच्चे को आजकल जो सरकारी स्कूल में चले जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, इंग्लिश बुक सीधे बड़ा बड़ा थमा दिया जा रहा है, उसको छोटा छोटा चीज़ नहीं आता है, और फिर वहीं से जो है बच्चे के दिमाग में बर्डन बैठ जाता है। ठीक है, और फिर उसको लगता है ना, कि किस कन्फ्यूजन में फंस गए हैं, वो रट नहीं, समझ नहीं पाता है, कुछ चीज़ें रटती है, कुछ छूट जाता है, और फिर वह हार्ड लगने लगता है, फिर धीरे 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 वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात इसी चीज़ को समझना है। तो यहाँ पर विद्यालयी भाषा के रूप में नागपुरी जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें जैसे आप देख पा रहे चित्र के माध्यम से कि सारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट हैं, ये क्या बात करें, क्या वो नागपुरी में बात करें और समझें। अगर आपस में ये बात करेंगे तो ये अपने बात को शेयर कर पाएंगे, दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, समझेंगे। ठीक है, नागपुरी भाषा का प्रयोग जो है काफ़ी व्यापक रूप से होता है, जैसे अब घर में तो होता ही है, बाजार में, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक, विद्यालय, इन तरीके से आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक से, उससे वो बहुत सारा शिक्षा जो है बच्चा नागपुरी भाषा में जो है वह कर पाता है। क्लियर है कि नहीं है। अब क्या होता है कि बच्चा घर में जो है स्कूल में जाएगा, अंग्रेजी में सीखेगा चीज़ों को, उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी जो है उसे असहज फील होते हैं, वो उसको समझा नहीं पाते चीज़ों को। ठीक है, नागपुरी में यदि सीखते हैं तो बच्चा घर में भी आकर नागपुरी में बताएगा, बच्चे पेरेंट्स को या जो घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उससे बात करेगा कि आज घर में हम स्कूल में ये सीखा। ठीक है, तो उससे जो है घर में और स्कूल में दोनों ही तरह से जो है उसको ज्ञान प्राप्त होगा। घर में भी जो है जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो उसको समझाएंगे। ठीक है, तो वो काफ़ी आसानी से बच्चा जो है अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा और सीख पाएगा।
चूँकि घर के बड़े बुजुर्ग जो है वो नागपुरी भाषा बोलते हैं, उसका मातृभाषा ही नागपुरी है, ठीक है, तो वह सीखने में काफ़ी मददगार साबित होगा। ये भी यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि मातृभाषा में सीखने से क्या लाभ है बच्चों को, ठीक है, मातृभाषा में यदि बच्चा सीखता है स्कूल में तो उससे लाभ क्या है, तो सीधा सीधा पहला बात याद रखना है, अवधारणाएं लोगों को स्पष्ट होता है। अवधारणा मतलब जो कंसेप्ट होता है बच्चा का वह क्या होगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, कंसेप्ट समझना ही इंपॉर्टेंट होता है स्कूल में, ठीक है। दूसरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यानी आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा कॉपरेशन बढ़ेगा, बच्चे एक दूसरे को कॉपरेट कर पाएंगे आपस में। तीसरा जो सीखेगा वो बच्चा वो अस्थायी रूप से दिमाग में बैठेगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि मातृभाषा के रूप में जो है नागपुरी को रिलेट करके, ठीक है, कि विद्यालय भाषा में जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान होगा, ठीक है। तो मातृभाषा ध्यान समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो मातृभाषा है क्या, ये तो आप सभी जानते हैं, एक बार देख लीजिए कि जिस भाषा को बालक जन्म के बाद अपने परिवार एवं परिवेश में सबसे पहले सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। यानी बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे वो चीज़ों को भाषा को समझने लगता है, तो वह अपने जब समझने लगता है तो घर में अपने परिवेश में जो है वो जिस भाषा को सबसे पहले धीरे धीरे सुनता है, समझता है, ठीक है, तो फिर वही उसका क्या हो जाता है, मातृभाषा कहलाता है, ठीक है। झारखंड के अनेक क्षेत्रों में नागपुरी बच्चों की मातृभाषा है, ठीक है, क्योंकि यह भाषा उनके परिवारों में बड़े बुजुर्गों द्वारा बोली जाती है। क्लियर है। अब है मातृभाषा आधारित शिक्षा का महत्व। ये जो है अब हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि मातृभाषा आधारित जो शिक्षा का महत्व है ना, मातृभाषा आधारित शिक्षा का जो महत्व है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा, बालक या जो बालिका है, वह कैसे बाकी लोगों से बेहतर समझ विकसित करता है, इस चीज़ को हमें समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि मातृभाषा में जो शिक्षा प्राप्त करने वाला जो बच्चा होता है और बाकी लोगों से कैसे बेहतर हो सकता है। तो इन सारी बातों से हम कह सकते हैं कि वह बाकी बच्चा से जो है वह बेहतर हो सकता है। पहला कि विषय को बेहतर तरीके से समझेगा बच्चा। दूसरा है ना, अपनी बात को निर्भीकता से अभिव्यक्त करेगा, है ना, मतलब पूरे कॉन्फिडेंटली के साथ में। जब बच्चा से अपने मातृभाषा से पूछेगा तो वो सबसे पहले अपने जब पूछेगा कुछ भी मातृभाषा से बात करता है कॉन्फिडेंटली। अगर उसको जो भाषा नहीं जानता उसे पूछेगा तो क्या करेगा, वो संकोच करेगा, अच्छा से बोल नहीं पाएगा, है ना, तो निर्भीकता से अपनी बात को रखेगा। दूसरा है कम समय में अधिक सीख पाएगा बच्चा, ठीक है, अधिक जोर दूसरे भाषा में देना नहीं पड़ेगा। अभी आगे है रचनात्मक कार्यों में अधिक भाग ले पाएगा बच्चा। अब बच्चा रटने के बजाय सबसे पहले तो वह समझने पर जोर देगा। इन सारी बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बच्चा बाकी बच्चों से जो है बेहतर समझ करेगा यदि वह मातृभाषा। अब जो है एक चीज़ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, कि बच्चे को जो है अलग अलग भाषा सीखने से जो हम दूर क्यों भगा रहे हैं, वो केवल मातृभाषा में ही सीखेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बच्चा जो है क्लास 1 to 5 है ना, क्लास 1 to 5 जो है ये बच्चे का कंसेप्ट सीखने का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक चीज़ें होता है, ज्ञान होता है, उसको सीखने का समय होता है। इसलिए क्लास 1 to 5 में जो है जो दिमाग होता है वो काफ़ी बच्चों का विकसित करता है, उसमें बहुत सारा कुछ जो सीख सकता है। तो त्रिभाषा सूत्र तो ऑलरेडी हमारा दिया ही हुआ है, क्या बोलते हैं हम लोग, NEP में, समझ में आया, जिसमें हम लोग क्षेत्रीय भाषा सीखेगा, बच्चा हिंदी सीखेगा और क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी सीखेगा या फिर जो है हमारी जो 22 भाषाएं हैं हमारी, ठीक है, 8वीं अनुसूची में, उसमें से कोई भी भाषा सीख पाएगा। और तीसरा जो है वह अंग्रेजी या फिर और भी जो फॉरेन लैंग्वेज है वह सीख पाएगा, ठीक है। लेकिन क्लास 1 to 5 में हमें जो है मातृभाषा पर समझने पर जोर कराना है बच्चा। बाद में जब वो सीख जाएगा फिर वो आराम से दूसरा भाषा भी सीख लेगा, वो ट्रांसलेट भी विधि से सीखे या जिस भी विधि से सीखे दूसरा भाषा सीख सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा समझना है, इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट को समझना और नॉलेज को गेन करना, ठीक है, जो बेसिक नॉलेज होता है ना, उसको बच्चा को बताना ये जरूरी है। बाद में बाकी चीज़ वो खुद ही सीख लेगा। तो इसीलिए हम इस बात पर हम जो है जोर देते हैं कि NEP 2020 में प्रारंभिक शिक्षा जो है, यहाँ से प्रश्न आएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NEP 2020 में प्रारंभिक शिक्षा 1 to 5 तक जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है कि आपको NEP 2020 के हिसाब से प्रारंभिक शिक्षा जो है 1 to 5 में वो मातृभाषा कंपलसरी है। एवं ज़रूरत पड़ने पर इसको क्लास 8 तक भी इसको जो बढ़ाया जा सकता है ज़रूरत को देखते हुए, है ना। तो मातृभाषा को प्राथमिकता देने की अनुशंसा करती है। ये बात NEP 2020 के अनुरूप जो है आपको समझना है, ठीक है, कि इस बात का वर्णन किया गया है। अब हम ऑलरेडी चीज़ें बता चुके हैं, तो जब हम PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे तो इस PDF से जो है जो भी चीज़ें हैं इसको हम चित्र के माध्यम से समझा दिए हैं, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अपना अवधारणा स्पष्ट करेगा, मतलब जो चीज़ वो पढ़ेगा उसको आराम से तुरंत समझ लेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अरे आप ही को हम अगर इंग्लिश आप नहीं जानते यार, इंग्लिश में कोई चीज़ दे दे, कोई थीसिस पढ़ने के लिए, कोई कहानी दे दे, क्या अच्छा से आप समझ पाएंगे, कोई बात समझेंगे, कोई बात नहीं समझेंगे, सीधा सा बात है। लेकिन जो भाषा आप समझते हैं अगर उसमें पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी को बोलते हैं कंसेप्ट का अच्छा से क्लियर होना। बच्चा पढ़ के भी खुद से समझ पाएगा, क्लियर है, जो चीज़ पढ़ेगा उसको तो अवधारणा तुरंत क्लियर होगा। अपना बात अच्छा से निर्भीकता से अपना बात चाहे टीचर को या दोस्त हो किसी के पास भी रखेगा, कम समय में सीखेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ही तो है। आगे NEP 2020 की अनुशंसा क्या करती है ये चीज़ हम ऑलरेडी अभी बता चुके हैं।
आगे है संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी। अब संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी को हम लोग कैसे क्यों रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, चूंकि हम बात करें विद्यालय भाषा प्रयोग में नागपुरी को क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि ये संपर्क भाषा है। समझ में आया कि नागपुरी में क्या है, एक संपर्क भाषा अधिकतर जगहों में बोली जाती है। फिर क्यों ले रहे हैं नागपुरी को, चूंकि ये मातृभाषा है। क्या ले रहे हैं, एक तो संपर्क भाषा है, दूसरी तो ये क्या है, मातृभाषा है, तीसरा अधिकतर जगहों में बाजार में, है ना, जो बाजार हाट है, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लोकगीत है, लोक साहित्य है, उन सारी जगहों पर नागपुरी जो है आपको देखने को मिलता है। इस तरह से अलग अलग वजह है ना, इसीलिए अलग अलग पॉइंट में हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी का प्रयोग होता है, यही कारण है कि इसको विद्यालय भाषा प्रयोग के रूप में शामिल करना चाहिए, ठीक है। अब ये बात तो आप समझते हैं कि संपर्क भाषा है ना, यानी कि लिंक लैंग्वेज या लिंग्वा फ्रैंका वह भाषा होती है जब विभिन्न भाषाओं बोलने वाले लोगों के बीच में संवाद का माध्यम बनती है। चीज़ समझते हैं, है ना, कि झारखंड में मुख्यतः नागपुरी है, खोरठा है, कुड़ुक है, मुंडारी है, संथाली, पंच परगनी आदि बहुत सारे और भी भाषी समुदाय के लोग रहते हैं और आपस में एक दूसरे को, है ना, संवाद करने के लिए जो है नागपुरी भाषा का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। आगे है, यही कारण है कि नागपुरी जो है का हम लोग जो है स्कूल में प्रयोग होना चाहिए, इससे बेहतर फायदा होगा, बेहतर समझ विकसित होगी बच्चों में। आगे विद्यालय में नागपुरी भाषा का महत्व क्या है। एक तो हमने ऊपर में देखा था नागपुरी भाषा का भाषाई महत्व क्या है। अब हम लोग अभी देखने वाले हैं कि विद्यालय में नागपुरी भाषा का क्या महत्व है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि हम लोग सारा जो नागपुरी भाषा को हम देख रहे हैं वो अभी विद्यालय भाषा प्रयोग की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए विद्यालय में इसको समझना, विद्यालय भाषा का महत्व समझना नागपुरी भाषा के रूप में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझिए, जब कक्षा में विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के विद्यार्थी उपस्थित होते हों, ठीक है, क्या है कि जब कक्षा में विभिन्न भाषा के बच्चे, ओबियसली, है ना, स्कूल में जो है हो सकता है कोई कुड़ुक भाषा बोलने वाला हो, कोई मुंडारी बोलने वाला हो, कोई नागपुरी, कोई खोटा, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब नागपुरी ये अलग अलग पृष्ठभूमि के विद्यार्थी उपस्थित हो तब नागपुरी संपर्क भाषा के रूप में वहाँ पर काम करेगा। क्योंकि जब बच्चा, मान के आप खुद ही समझिए कि अलग अलग भाषा के जो बच्चे आएंगे तो क्या वो अपना भाषा, मातृभाषा तो वो सीख लिए कम समय में, लेकिन क्या वो अलग और भी जो जनजातीय भाषा क्या उसको भी सीखे होंगे, नहीं। लेकिन जब उसके परिवार वाले जो है ना, उसके परिवार वाले जो है वह क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो है नागपुरी का प्रयोग करते हैं, यानी कि संपर्क भाषा के रूप में भी, क्षेत्रीय भाषा केवल है, संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी का प्रयोग भी करते हैं, तो बच्चा अपना भाषा के साथ साथ वह नागपुरी भाषा भी जरूर सीखा होगा। क्योंकि घर में लोग जो है उसके साथ साथ नागपुरी भाषा को भी वो बोलते हुए सुना है अपने घर परिवेश में, अगल बगल में, ठीक है। तो वह नागपुरी भाषा का जो है संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करेंगे और आपस में अलग अलग जनजातीय जो बच्चे हैं वो भी आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आगे है कि विद्यालय भाषा प्रयोग में नई शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है उसमें मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के संदर्भ में विशेष जोर दिया गया है। इसलिए नागपुरी भाषा जो है वह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विद्यालय में इसको शामिल करना चाहिए या किया जा रहा है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं, मातृभाषा आधारित शिक्षा तथा बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करती है। तो ध्यान से समझिएगा कि एनईपी 2020 जो है ना, एनईपी जो 2020 जो है इसमें जो है, इसमें क्या है कि जो भी भारतीय भाषाएं है ना, उन सभी भारतीय भाषाएं को प्राथमिकता दी गई है कि आप बाकी जो भारतीय भाषाएं उसमें से भी कोई एक भाषा सीख सकते हैं। आपकी मातृभाषा है उस पर विशेष जोर दिया गया है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाए, ठीक है। क्लास 1 to 5 जरूरत पड़े तो 6 to 8 तक भी, है ना, क्लास 8 तक भी लिया जा सकता है। और बहुभाषिकता, बहुभाषिकता मतलब यहाँ पर अलग अलग भाषाओं को सीखने में जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है यूज़ किया गया है ना, तो इस पर प्रोत्साहित करती है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है कुछ फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा होगा और टीएलएम जो हम आपको उपस्थित करा रहे हैं, इस पर जो है ये कुछ समझने में आपको मदद करेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला कि संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी कैसे, देखिए जैसे ये व्यक्ति जो है नागपुरी बोल रहा है, ये खोटा बोल रही है ना, ये कुड़ुक है, मुंडारी, संथाली, पंच परगना लग लेकिन आपस में बात करने के लिए क्या कर रहे हैं, नागपुरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका बीच में संवाद कर जो है एक मुख्य माध्यम बन रखी है, ठीक है, नागपुरी। आप जैसा देख पा रहे हैं कि विद्यालय में जो है ये शिक्षिका जो है वह नागपुरी भाषा का प्रयोग जो है वह अगर वह करती है तो इन सारे बच्चों के लिए भी एक संपर्क भाषा के रूप में काम करेगा। क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए क्या अलग अलग टीचर अपॉइंट करना संभव है, आप खुद ही सोच के देखिए। कोई मुंडा खोटा अलग अलग है तो वहाँ पर भी जो है वह उसके साथ साथ वह संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी को जानता है, तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो है लोग उसको समझते हैं और अगर टीचर उसका प्रयोग करती है तो अधिकतर बच्चे भी उस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी एनईपी जो है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं।
कि किस प्रकार से एनईपी में मातृभाषा को जोड़ दिया गया है, ठीक है। और 1 to 5, 6 to 8 में जो है क्या कंसेप्ट है इसका। चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि एनईपी 2020 के प्रमुख जो बिंदु हैं भाषा से संबंधित, है ना, उसको समझते हैं। तो एनईपी 2020 में जो भाषा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात कही गई है उसमें सबसे पहला जोर दिया गया है मातृभाषा आधारित शिक्षण पर, है ना। सबसे पहला जोर कहाँ दिया गया है? मातृभाषा आधारित शिक्षण पर, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है ना, प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में जो है वह शिक्षा आपको देना ही देना है, ठीक है, पहला। दूसरा है जरूरत पड़ने पर इसको क्लास 8 तक भी इस मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है बच्चों को समझाने के लिए। दूसरा चीज़ है मल्टीलिंग्वलिज्म, है ना, यानी बहुभाषिकता। देखिए हम इंग्लिश में ही बता दे रहे हैं, जिसको जैसे बहुत बार होता है ना एग्जाम में बहुभाषिकता ना लिख के उसको मल्टीलिंग्वलिज्म ही लिख देता है ना। हिंदी आप ट्रांसलेट मारिएगा तो हिंदी में वही दिखेगा, तो दोनों तरह से समझना जरूरी है। तो बहुभाषिकता मतलब होता है मल्टीलिंग्वलिज्म। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं को समझना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना सीखना। अगर ये जो है जानते हैं तो आप ये कहलाएगा मल्टीलिंग्वलिज्म, ठीक है। आगे है स्थानीय ज्ञान का सम्मान करना, ठीक है। बच्चा अगर नागपुरी भाषा जानता है, स्थानीय भाषा जानता है, मातृभाषा में अगर उसको अब उसका सम्मान कर रहे हैं तो वह बच्चा क्या करेगा, जो स्थानीय ज्ञान है उसको भी वह सम्मान देगा, ठीक है। अन्यथा वह अगर उसका जो स्थानीय भाषा जानता है, मातृभाषा में चीज़ों को समझता है, तो फिर उसको इग्नोर करने लगेगा कि हम बेकारी सीखे थे ये सब चीज़, है ना, इसका तो कोई काम ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो बच्चे के दिमाग में ऐसा बैठेगा। आगे देखिए स्थानीय संस्कृति, स्थानीय ज्ञान का सम्मान में क्या करेगा, जो स्थानीय संस्कृति जो सीखता है, लोक ज्ञान है या लोक भाषा है, तो इन सारे शिक्षण में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान ये रखता है। सारी चीज़ को, इन सारी चीज़ों को वह सम्मान देगा, सीखेगा। आगे है नागपुरी का भाषा शिक्षण में उपयोग, है ना। भाषा शिक्षण मतलब जब हम लोग अलग अलग भाषाएं जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, समझे, तो वो नागपुरी भाषा जो वो सीखेगा एक तरह से, तो वो उसके दिमाग में सारा कुछ बैठा रहेगा। तो कल के दिन में अगर उसको कोई दूसरा भाषा सीखना हो, ट्रांसलेट करना हो, चीज़ों को सीखना हो, तो वो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, तो आगे आसानी से सीख पाएगा, है ना। अब भाषा शिक्षण, जैसे नागपुरी भाषा शिक्षण में जो है इसका क्या प्रयोग है, तो देखो नागपुरी में जो है बहुत तरह की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है, जिसमें कहावत है, शिष्ट गीत है, लोकगीत है, बुझवल, लोक कथाएँ, शिष्ट कथाएँ, पारंपरिक ज्ञान वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से वो बहुत सारा कुछ सीखेगा, ठीक है। जैसे जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं एक भाषा में कंसेप्ट को सीखते हैं और फिर उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखते हैं, उसको कहीं दूसरे भाषा में भी अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी तरह से वो नागपुरी भाषा शिक्षण में से इन सारी चीज़ों को जो है, लोकगीत है, बुझवल है, लोक कथा है, शिष्ट कथा है, वाट एवर हर चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को वह आसानी से सीख पाएगा, ठीक है। जबकि दूसरे भाषा में इन सारी चीज़ों को वह सीख नहीं पाता, ठीक है। लेकिन वह नागपुरी भाषा जिस भाषा में सीखता है तो वह आसानी से चीज़ों को समझ पाएगा, सीख पाएगा, अपने परिवेश से भी और स्कूल से भी। और सबसे पहला चीज़ों है जो भी सीखेगा उसको आपस में कनेक्ट भी कर पाएगा। तीसरा है कि मल्टीलिंग्वलिज्म जो कक्षा है ना, उसको नागपुरी के संदर्भ में देखते हैं। मल्टीलिंग्वलिज्म मतलब भाषा, मतलब विद्यालय में जो है जिस क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं वहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, समझ में आया कि नहीं है। तो वहाँ पर नागपुरी का क्या रोल है समझिए। आइए, तो बहुभाषी कक्षा मतलब जिस कक्षा में एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हो, है ना। तो ऐसी कक्षा जहाँ विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के विद्यार्थी साथ में अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर झारखंड की बहुभाषिक कक्षा जो है उसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए कि एक ही कक्षा में नागपुरी भाषा, खोरठा, संथाली, मुंडारी, कुडुख भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हो सकते हैं। इस प्रकार बहुभाषिक कक्षा में नागपुरी को एक विशेष स्थान मिलता है। क्यों मिलता है? आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो अनेक विद्यार्थी हैं वो नागपुरी में ही अपनी बातों को शिक्षकों के सम्मुख रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है कि उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके आस पड़ोस के लोग जो हैं वह संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी का भी प्रयोग करते हैं, भले ही वो अलग अलग भाषाई के व्यक्ति हों। तो ये इनके लिए भी फायदे हो सकता है, ठीक है। ये हम शुरू में ही डिस्कस किए हैं। आगे है अनुवाद जो गतिविधियां हैं उसमें भी जो है ये फायदा देगा, ठीक है। अनुवाद गतिविधियां मतलब एक बार बच्चा सीख लिया, जैसे वो नागपुरी भाषा में सीखा है कि डहर बोलते हैं, मतलब जो रास्ता हम लोग चलते हैं रोड को क्या बोलते हैं, डहर। तो जब बच्चा समझ ही गया है डहर बोलते हैं, तो फिर बाद में उसको जब ट्रांसलेट कराया जाएगा तो आराम से समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, डहर को रास्ता बोलते हैं, है ना, गाछ को पेड़ बोलते हैं, है ना। जो यहाँ पे ये गलत है, बाछा को बच्चा नहीं, है ना, यहाँ पे छौवा होगा, है ना, छौवा को बच्चा बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे है नागपुरी भाषा और स्थानीय ज्ञान। अब जो है जो स्थानीय ज्ञान जो बच्चा सीखा है और जो नागपुरी भाषा है ना, वो किस तरह से मददगार साबित होगा, ठीक है, यदि वह विद्यालय भाषा में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब है स्थानीय ज्ञान, वह ज्ञान होता है जो समुदाय द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित किया जाता है, ठीक है। स्थानीय ज्ञान वो ज्ञान होता है जो
समुदाय द्वारा, किसी एक घर के बात नहीं कर रहे, पूरे समुदाय द्वारा जो है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अर्जित किया जाता है और ट्रांसफर होता है। उदाहरण के लिए जैसे कृषि का ज्ञान, कृषि का ज्ञान जो है आप जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पे जो है उसके पूर्वज सीखे होंगे, तो आगे यहाँ पर कृषि ज्ञान जो है क्या होगा कि जो पूर्वज जो सीखते हैं तो उसके सारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जो है आज तक भी उसका यूज कर रहे। क्यों? इसके लिए अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, वह चलता रहता है। इसी तरह लोक चिकित्सा, लोक चिकित्सा मतलब गांव देहात में जो है बहुत सारे ऐसे है, बहुत भले ही वो अनपढ़ है लेकिन उनको जड़ी बूटी है, जो दवाइयाँ हैं उनकी जानकारी होती है। हाँ, लोकल वो जो है वह उसके माध्यम से लोगों को उपचार करते हैं, तो ये भी जो है वो ट्रांसफर होता है नॉलेज। ठीक है, वह वो एक तरह से कहें कि ये भाषा जो जो लोकल भाषा जानने वाले लोग होते हैं तो धीरे धीरे करके इस चीज़ को जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। लोक पर्व वगैरह हो गया, लोकगीत हो गया, लोक कथा हो गया, ये सारा कुछ, तो ये सब लोकल ज्ञान है। और जब ये सब लोकल ज्ञान है उसका अगर हम सम्मान करेंगे तो बच्चा जो है ये जो लोकल ज्ञान है उसको भी कनेक्ट करते हुए, जो कि हम लोग क्या किताब हम लोग ये स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि गांव देहात में क्या होता है। ठीक है, क्या लोक कथा, लोकगीत, क्या लोक पर्व क्या है। ठीक है, क्या कृषि से संबंधित चीज़ें नहीं पढ़ते तो हैं, तो उसको और अच्छा से ना बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वह स्थानीय ज्ञान है उसको अगर वह ऑलरेडी बच्चा अगर समझता है, जानता है, तो फिर उसको जो है क्या होगा, नागपुरी भाषा में ही उसको सिखाए और स्कूल में भी जो है उस चीज़ को समझाया जा रहा है तो उसके लिए और भी वरदान साबित हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे बताइए? फाइनली हम ये कह सकते हैं कि विद्यालयी शिक्षा में स्थानीय ज्ञान के उपयोग से विद्यार्थियों का अधिगम अधिक ज़्यादा प्रभावी होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, अब है अगला विद्यालयी भाषा प्रयोग में लोक साहित्य का महत्व, है ना। जैसे लोक साहित्य वगैरह जो हम पढ़ते हैं तो वो सारा कुछ जो है नागपुरी में जो है बहुत सारा कुछ जो है वो नागपुर में हमको देखने को मिलता है। तो जो लोक साहित्य से संबंधित जो ज्ञान है उसको अगर बच्चा नागपुरी से रिलेट करता है तो वो भी उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति होती है। लोक साहित्य पढ़ने के बाद जो है आप लोक जीवन को समझ सकते हैं। ठीक है, कि उस समाज में, उस परिवेश में शुरू से जो है कैसा लोक जीवन रहा है। ठीक है, वहाँ कैसा वहाँ का इतिहास रहा है, कैसे कैसे वहाँ की विकास हुआ, क्या संस्कृति है, सारा कुछ समझ सकते हैं लोक साहित्य के माध्यम से। ठीक है, तो विद्यालय में अगर इसका उपयोग किया जाता है तो बच्चा आसानी से जो है वहाँ की लोकगीत, वहाँ की भाषाई सौंदर्य, है ना, सारा कुछ वह समझ सकता है। लोक कथा बाकी जो भी कौशल है वह सारा चीज़ जो है उसके माध्यम से भी वह सीख सकता है। वहाँ के बारे में पहेली हो गया या तार्किक चिंतन, है ना, कर पाएगा, है ना, विकास हेतु बाकी के जो चीज़ें वह खुद से समझ पाएगा कि हाँ ठीक है कैसे कैसे हुआ होगा। ठीक है, वहाँ की कहावत है, भाषाई समृद्धि है, इन सारे चीज़ों को जो है वह आसानी से समझेगा। किसके माध्यम से? लोक साहित्य के माध्यम से। ठीक है, अब जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, क्लास 1 to 5 या 6 to 8 तक के बच्चे, उसको बहुत बड़ा लोक साहित्य वह नहीं सीखता है, लेकिन हाँ उसका कुछ पार्ट जो है वह जरूर सीखता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विद्यार्थियों में भाषा दक्षता का विकास करना। भाषा दक्षता कहने का मतलब है कि वह किस भाषा में जो है कितना ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को फील करता है। ठीक है, कितना अपने आप को जो है स्ट्रांगली चीज़ों को अभिव्यक्त कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विद्यालयी भाषा प्रयोग का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो अंतिम उद्देश्य जो है सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि भाषा दक्षता का विकसित करना, यानी बच्चा जो है लैंग्वेज में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो चीज़ों को रखने के लिए। समझ में आया कि नहीं है? तो सबसे पहला तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो भाषा कौशल में जो है सबसे पहला होता है श्रवण कौशल। जब बच्चा चीज़ों को सुनता है, ठीक है, तो सुनने के बाद वह कितना चीज़ों को अपने आप में जो है सुनने के बाद उसको समझ पर विकसित कर पाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो जिस भाषा में वो मातृभाषा बच्चा समझता है उस भाषा में अगर चीज़ों को सीखे, स्कूल में बताया जाए, तो बच्चे क्या होगा कि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा जो वो जानता है उसमें अगर बच्चा को सिखाया जाए वह उस चीज़ों को सीखेगा तो सुनने के बाद जो है चीज़ों को आसानी से समझ पाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट विकसित कर पाएगा। ठीक है, ये श्रवण कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है भाषण कौशल। ठीक है, भाषण कौशल मतलब जब वो चीज़ों को समझ पाएगा तो अभिव्यक्त करने के लिए जो बोलेगा, ठीक है, भाषा के माध्यम से अभी चीज़ों का स्पष्ट रूप से बोलेगा, बताएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाषण कौशल। ठीक है, तीसरा है ना वाचन कौशल। ठीक है, मतलब बच्चा पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर पाएगा। तो वाचन कौशल में क्या आएगा, बच्चा जैसे पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जो है उसका अर्थ जो है खुद समझ पाएगा। ठीक है, आगे है लेखन कौशल। बच्चा अपने विचारों को लिख कर भी अभिव्यक्त कर पाएगा। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, भाषा दक्षता। अब भाषा दक्षता अभी जैसे मैंने बताया था विद्यालयी भाषा में जो है नागपुरी को या मातृभाषा को डालने का सबसे अंतिम उद्देश्य रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि बच्चों में भाषा दक्षता को बढ़ाना। और भाषा दक्षता मतलब क्या हो सकता है, तो भाषा दक्षता का मतलब, तो इस तरह से भाषा कौशल या भाषा दक्षता विकसित करने का मतलब है श्रवण कौशल विकसित होना, भाषण कौशल विकसित होना, वाचन कौशल और लेखन कौशल। ये 4 प्रकार के कौशल जो है वो विकसित होगा। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा एक तरह से भाषाई दक्षता हासिल कर लेता है। ठीक है,
अब एट द लास्ट हम लोग ये देखते हैं कि विद्यालयी भाषा प्रयोग की दृष्टि से नागपुरी सामान्य व्याकरण, है ना, व्याकरणिक समझ को भी हम लोग देखना है ना। हमारा टॉपिक क्या है, व्याकरणिक समझ भी है। तो ना यहाँ पे समझिए कि विद्यालय में भाषा का प्रयोग केवल नियम सीखने के लिए नहीं है। विद्यालय में जब अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो केवल क्या है, वह नियम सीखने के लिए नहीं बल्कि प्रभावी संप्रेषण, शुद्ध अभिव्यक्ति तथा भाषा कौशल के विकास के लिए किया जाता है। मतलब प्रभावी संप्रेषण मतलब आप अच्छा से चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाएँ, बिल्कुल अच्छे तरह से व्यक्त कर पाएँ, है ना। मतलब संप्रेषण का मतलब यही हो जाता है कि अपनी बातों को जो है दूसरों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना। आगे है शुद्ध अभिव्यक्ति, जो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं लोगों के पास वो बिल्कुल करेक्ट हो, शुद्ध तरीके से आप व्यक्त करें और आपके पास भाषा कौशल विकसित हो, बोलने का तौर तरीका विकसित हो, ठीक है। इसी दृष्टि से जो है नागपुरी भाषा व्याकरण का जानकारी रखना आपको जरूरी है। जब तक आप नागपुरी भाषा के व्याकरण नहीं समझेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर ये दिक्कत होगा। इसलिए व्याकरणिक समझ भी आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे है विद्यार्थी जब नागपुरी में बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या संवाद करते हैं तब वे अनजाने में व्याकरणिक नियमों का प्रयोग भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है विद्यालय गया और विद्यालय जाने के बाद वह नागपुरी व्याकरण सीख रहा है। बच्चा जो है जाने अनजाने में व्याकरण पहले ही से सीखना शुरू कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब बच्चा को व्याकरण की बात बताई जाएगी बाद में तो उसको लगेगा अगर ये बात तो हम पहले से जानते थे, समझ में आया कि नहीं आया, तो और भी ज़्यादा उसके लिए फ़ायदा होगा। अब वो कैसे हो देखिए उदाहरण में, जैसे मैं स्कूल जात हूँ, ठीक है, क्या है, मैं स्कूल जात हूँ, ये एक सेंटेंस है। जो बच्चा कभी मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो नागपुरी नहीं बोला है उसको सिखाना है तो ये सेंटेंस बनाने सीखेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कि इसमें है ना ये एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। लेकिन बच्चा जो है वह शुरू में तो नहीं जानता है कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है, कैसे इसको जोड़ना होता है। लेकिन जब बाद में इसको बताया जाएगा तो बच्चा बोलेगा ना भाई ये तो हम पहले से जानते हैं कि हाँ ये क्या चीज़ है। सेंटेंस बनाने, एटलीस्ट सेंटेंस बनाने तो पहले से उसको आता था ना। तो इस छोटे से वाक्य में अनेक व्याकरणिक तत्व उपस्थित है। जैसे मोय यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक प्रकार के सर्वनाम है, मतलब आपके नाम की जगह आप प्रयोग कर रहे हैं मोय, ठीक है, जो कर्ता के रूप में है। आगे स्कूल जो कि एक संज्ञा है ना, जो इस वाक्य में यहाँ पे कर्म की जगह यूज प्रयोग हो रहा है, कर्म के रूप में। आगे है जात हो, ये क्या है, क्रिया है। तो इस तरह से पूरा वाक्य संरचना जो है वह आप बताने के यहाँ पे बना रहे हैं, है ना, और ये बनाने के लिए आप सिखा रहे हैं। जो बच्चा पहले ही से वो बनाने के वो यूज कर रहा है एक तरह से कहें, ठीक है, पहले से यूज कर रहा था तो वह सेंटेंस बनाने उसको आता है, लेकिन ये नहीं पता था कि किसको क्या बोलते हैं, तो बच्चा वो चीज़ आराम से सीख जाएगा क्योंकि उसको वाक्य बनाने तो आता है पहले से। अर्थात विद्यालय भाषा प्रयोग में व्याकरण अलग विषय नहीं बल्कि भाषा व्यवहार का ही एक अंग हो जाता है। अर्थात जो व्याकरण है ना, वह अलग कोई पार्ट नहीं है बल्कि वह भाषा व्यवहार का ही एक अंग हो जाता है। अब है शुद्ध भाषा प्रयोग में व्याकरण की क्या भूमिका है। तो ऑब्वियसली जब व्याकरण जो विद्यार्थी सीख पाएगा तो वह अपने आप को शुद्ध बोल पाएगा, शुद्ध लिख पाएगा, वाक्य सही बना पाएगा, उचित शब्दों का चयन कर पाएगा और अधिक प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे अगर है मोय स्कूल जाए, है ना, मोय स्कूल जाए गलत है, लेकिन अगर सही रूप में बोलेगा कि मोय स्कूल जाए हो, है ना, या जाए रहो, ठीक है, तो सही है। तो इस तरह से वह चीज़ों को समझ पाएगा कि कौन सही कौन गलत है किस प्रकार से। तो व्याकरण को समझ होना चाहिए। आगे है शब्द भंडार एवं अभिव्यक्ति। अब जो है आपको शब्द भंडार भी चाहिए। नागपुरी बच्चा सीख रहा है तो उसमें धीरे धीरे जो है जो शब्द भंडार होता है, शब्द भंडार कहने का मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं, जितने भी नागपुरी के वर्ड्स हैं, है ना, जिस तरह से हम लोग जैसे डिक्शनरी में अलग अलग शब्द अलग अलग ढूंढते हैं, तो बच्चा जो है वो ऑब्वियसली जब क्षेत्रीय भाषा है या मातृभाषा है तो चीज़ों को धीरे धीरे ऑटोमेटिक उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तो शब्द भंडार एवं अभिव्यक्ति दोनों चीज़ बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी है, उसको नया सीखने की जरूरत है नहीं है। जैसे इंग्लिश में छोटा छोटा सीख रहा है या फिर और भी सीख रहा है तो ज़रूरत नहीं है, वो पहले सीखेगा। हालांकि जो नया भाषा वो सीखेगा उस समय वो करेगा, लेकिन अलग से जो है उसको पार्टिकुलर ज्ञान सीखने के लिए शब्द भंडार की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी उसके पास है। और विद्यालय भाषा प्रयोग में विद्यार्थियों को शब्दावली समृद्ध होना आवश्यक है और यह क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा बोलने वाले बच्चे के पास ऑलरेडी पहले से होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो वह आसानी से वो चीज़ों को सीख पाएगा, ठीक है। जैसे आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि घर को अलग अलग गृह, सदन, है ना, कुटिया, ये कुटिया लिखा हुआ है ना, कुटिया, और भी अलग अलग नाम से जानते हैं, शाला। तो ये सब आप जानते हैं, जैसे आप नागपुरी हिंदी में भी पढ़े होंगे, है ना। तो पर्यायवाची शब्द जो आप पढ़े, क्या पढ़े, पर्यायवाची शब्द। तो उसी प्रकार से नागपुरी में भी जो है पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान जिस हिंदी के रूप जैसे हिंदी में होता है उसी प्रकार से नागपुरी में भी आपको जानना पड़ेगा।
फिर है व्याकरण की दृष्टि से क्रिया और भाषा का प्रयोग, है ना, कि नागपुरी में क्रिया का और भी बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में प्रयोग होता है। मतलब हिंदी से भी एक तरह से ट्विस्ट होता है, अलग अलग प्रकार के, ट्विस्ट नहीं कहेंगे लेकिन अलग अलग रूपों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्रिया का प्रयोग भाषा में किस प्रकार से करना है, क्या है, नहीं है, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी जो है रखना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है वह और भी अच्छे तरीके से शुद्ध रूप से अभिव्यक्त कर पाएगा। आगे विद्यालय में शिक्षक इन क्रियाओं का प्रयोग करके संवाद, कहानी, अनुच्छेद, मौखिक गतिविधियां करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय भाषा प्रयोग में संवाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपस में जो कम्युनिकेट होंगे या बच्चों के बीच में है या फिर शिक्षक और बच्चों के बीच में है। ठीक है, और वहाँ पे संवाद के रूप में जो है संवाद के लिए जो है नागपुरी एक या जो भी मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग हो सकता है, तो वहाँ पर एक प्रभावी माध्यम बनता है। जैसे अगर शिक्षक बोलता है कि तोर का नाम है या तोर का नाम है, कि विद्यार्थी बोलता है कि मोर नाम रमेश है या मोर नाम रमेश है कि, तो इस तरह से वह उनके बीच में आसानी से जो है एक संचार का माध्यम बन रहा है। अब यही चीज़ जो है अगर शिक्षक हिंदी में या नॉर्मली इंग्लिश में पूछता है और बच्चा जो है वो उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह मातृभाषा जानता है, वो जो एक छोटा बच्चा 3 साल का 4 साल का बच्चा है ना, वो मातृभाषा जानता है, तो वो कैसे उस चीज़ को डील कर पाएगा, उस चीज़ों का आंसर क्या दे पाएगा। और जब शिक्षा से संवाद नहीं कर पाएगा तो फिर वह और जो दोनों के बीच में जो एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो सीखने का जो ये होता है वह फिर ठीक नहीं हो पाएगा। वह एक तरह से हर बात को व्यक्त नहीं कर पाएगा शिक्षक के सामने, है ना तो उत्तर दे पाएगा, संकोच करेगा। तो इस तरह से तो एक तरह से संवाद का जो है एक अच्छा जरिया बन जाता है। ठीक है, जो मातृभाषा यदि उसको लागू किया जाता है। तो फाइनली इस तरह का जो अभिव्यक्ति है ना, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच में, तो वहाँ पे क्या हुआ, ऐसी गतिविधियाँ भाषा कौशल एवं आत्मविश्वास दोनों को विकसित करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को नोट डाउन करना है। फाइनली हम लोग निष्कर्ष की ओर पहुँचते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। हम ये सोचे थे कि आज की वीडियो में जो हम लोग जो 100 MCQ है ना, 100 MCQ है वो हम करा देंगे, लेकिन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 100 MCQ जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है इसी का MCQ जो है हम कल कराएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे आज का निष्कर्ष हम लोग क्या निकला कि विद्यालय भाषा प्रयोग की दृष्टि से नागपुरी व्याकरण का उद्देश्य जो है वह रटाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में शुद्ध, सरल, प्रभावी और व्याकरणिक भाषा का प्रयोग में सक्षम बनाना। इसी तरह से जितने भी व्याकरणिक नियम कानून है ना, इन सारी चीज़ों को जो है वह अपनी मातृभाषा से रिलेट करते हुए जो है चीज़ों को सीखता है या सीखेगा। ठीक है, तो उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर है। तो विद्यालय भाषा प्रयोग की दृष्टि से जो MCQ हैं आप देख पा रहे हैं, इसमें करीबन हमने 100 MCQ रखा है। क्लियर है कि नहीं है। अब ये अलग अलग सेट में है। ठीक है, जैसे भाग 1 है, भाग 1 में 1 से 25 तक है। आगे आप भाग 2 देख पा रहे हैं जो कि 26 से 50 तक है, और इसी तरह से जो है वह टोटल 4 भागों में हमने इसको लिया है 100 MCQ। लेकिन आज और एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि यदि अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के जो नए वीडियो है, अपडेट्स है, आप तक मिलते रहे। क्योंकि आपको पता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, आप आराम से जो है चीज़ों को तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपको जो है नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, ताकि आप आसानी से जो है नोट्स बनाने के झंझट से दूर जो है आप इस चीज़ों को आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम MCQ भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 199 बस आपको पे करना है। ठीक है, 199 पर जो है आपको जो है कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं ना, मात्र 199 जो है आपको पे करना है, और इसमें नागपुरी का कंप्लीट नोट्स जो है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें आपको नंबर जो है दिख रहा होगा, है ना, इसी नंबर पर जो है आपको फ़ोन पे या गूगल पे करना है, और फिर क्या कर देना है कि ये जो नंबर है 7979847420, ठीक है, इस पर आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज देना है। बाकी आपको PDF के नोट्स जो है उसको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।